जोहार साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारत में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं। ये हमारी आबादी का 8.6% है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विकास के नाम पर आजादी के बाद जितने भी लोग अपने घरों से बेघर हुए थे, उनमें से 40% से ज्यादा ये आदिवासी। ये कैसा विकास है जो भारत के मूल निवासियों को ही उजाड़ रहा है। हम जानेंगे आदिवासियों का वो हजारों साल पुराना इतिहास जिसे हमारी मेन स्ट्रीम किताबों ने या तो भुला दिया है या फिर कुछ पैराग्राफों में समेट दिया है। ये कहानी है उनके गौरव की, उनके संघर्ष की और उस धोखे की जो उनके साथ बार बार हुआ है। आदिवासी सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पहचान है। सबसे पहले हम इसी शब्द को ही समझते हैं। आदिवासी यानी आदि और वासी, जिसका मतलब है मूल निवासी, या ऐसा कहा जाए तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। यह शब्द 1930 के दशक में आदिवासी नेताओं ने खुद अपनी पहचान बताने के लिए चुना गया था। ये एक राजनीतिक बयान था, लेकिन उनका कहना था कि जब इस जमीन पर कोई नहीं था तब हम थे। लेकिन अक्सर सरकारें और कुछ संगठन उन्हें वनवासी यानी जंगल में रहने वाले लोग कहते हैं। ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम है। वनवासी कहने से उनकी पहचान सिर्फ जंगल तक ही सिमट जाती है और फिर उन्हें यह कहकर हटाना आसान हो जाता है कि विकास के लिए जंगल तो काटने पड़ेंगे, जबकि आदिवासी शब्द उनकी पूरी जमीन पर ऐतिहासिक अधिकार होने का दावा करता है। महान क्रांतिकारी जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में कहा था कि उन्हें आदिवासी के अलावा कोई और शब्द मंजूर नहीं है। संविधान ने उन्हें एक कानूनी नाम दिया, अनुसूचित जनजाति। इससे उन्हें आरक्षण और कुछ कानूनी सुरक्षा तो मिली, लेकिन भारत की 700 से ज्यादा अलग अलग आदिवासी संस्कृतियों को एक ही सरकारी डब्बे में बंद कर दिया गया। और इनका इतिहास कितना पुराना है, भाषाओं के सबूत बताते हैं कि भारत में ऑस्ट्रिक और द्रविड़ भाषा बोलने वाले आदिवासी समुदाय 50,000 से 70,000 साल पुराने हो सकते हैं, जबकि वैदिक सभ्यता 3600 साल पुरानी है। मतलब जब यहाँ शहर और साम्राज्य बसने भी शुरू नहीं हुए थे, तब से वे इस धरती के संरक्षक रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी कैसे रहते थे? क्या वे वाकई पिछड़े और जंगली थे जैसा हमें बताया जाता है? तो सवाल का जवाब है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। सोचिए एक ऐसा समाज जहाँ जाति पाति नहीं, कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, जहाँ जमीन केवल एक अमीर आदमी की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की संपत्ति है, जहाँ फैसले कोई राजा अकेले नहीं बल्कि पूरा गांव मिलकर लेता है। ये थी आदिवासियों की अंग्रेजों से आने से पहले की दुनिया। उनकी अर्थव्यवस्था जल, जंगल और जमीन पर आधारित थी और वे पूरी तरीके से आत्मनिर्भर थे। और कुछ लोगों का कहना है कि उनके कोई राज्य नहीं थे। ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। गोंडवाना साम्राज्य, जो मध्य भारत में गोंड राजाओं ने सदियों तक राज किया, 16वीं सदी में रानी दुर्गावती जैसी वीरांगना ने मुगल बादशाह अकबर की सेना का सामना किया था। दूसरा है भील शासक। पश्चिम भारत में भीलों ने 3000 सालों से भी ज्यादा समय तक शासन किया। तीसरा है नागवंशी राजा। छोटा नागपुर में नागवंशी राजाओं ने मुंडाओं के साथ मिलकर 2000 साल पहले एक राज्य की स्थापना की। ये कोई छोटे मोटे कबीले नहीं थे दोस्तों, ये शक्तिशाली और व्यवस्थित साम्राज्य थे। वे बाहरी दुनिया से अलग थलग नहीं थे, लेकिन अपनी शर्तों पर जीते थे, अपनी आजादी के साथ। और फिर आए अंग्रेज और अपने साथ लाए एक ऐसी व्यवस्था जिसने आदिवासियों की हजारों साल पुरानी दुनिया को तहस नहस कर दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक सभ्यता का विनाश था। फिर अंग्रेजों ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट जैसा कानून लागू किया। इसका मतलब था जो जमीन कल तक पूरे गांव की थी, अब वो एक जमींदार की होगी। और आदिवासी जो जमीन के मालिक थे, अब उसी जमीन पर किराएदार बन गए। टैक्स नहीं चुका पाए तो जमीन से बेदखल। 1865 में आया फॉरेस्ट एक्ट। अंग्रेजों ने कहा अब सारे जंगल सरकार के हैं। आदिवासियों का जंगल जाना, लकड़ी काटना, शिकार करना सब गैर कानूनी हो गया। जिस जंगल को वो अपनी माँ मानते थे, अब उसी घर में वे घुसपैठिए बन गए। और फिर अंग्रेजों ने दरवाजे खोल दिए भिखुओं के लिए। भिखु यानी बाहरी लोग, जमींदार, साहूकार और ठेकेदार, ये आदिवासी इलाकों में प्रवेश करते हैं। इन लोगों ने आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाया, उनकी जमीन हड़पी,
उनका ऐसा शोषण किया जिसे कोई इंतहा नहीं। लेकिन आदिवासी चुप नहीं बैठा, उन्होंने अपनी जमीन और अपनी इज्जत के लिए लड़ाइयां लड़ी, जिन्हें हमारा इतिहास अक्सर एक छोटा सा विद्रोह कहकर भूल जाता है। ये विद्रोह थे अपनी आजादी को वापस पाने की जंग। सबसे पहला विद्रोह था संथाल हुल। हुल का अर्थ है विद्रोह। ये 1855 से 56 में ये भारत के सबसे बड़े और सबसे विद्रोह में से एक था। सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में 60,000 से ज्यादा संथालों ने अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ हथियार उठा लिए। उनका केवल एक ही नारा था, अबुआ राज, यानी हमारा राज। इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों ने 15,000 से ज्यादा संथालों को मार डाला। दूसरा विद्रोह है बिरसा मुंडा का उलगुलान। 1895 से 1900 में ये सिर्फ एक 25 साल के नौजवान बिरसा मुंडा के लोग धरती आबा मानते हैं। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, दिकुओं और अंग्रेजों को भगाकर एक आजाद मुंडा राज स्थापित करना। भले ही ये विद्रोह सैन्य के रूप में कुचल दिए गए, लेकिन इनकी कुर्बानियों की वजह से अंग्रेजों को छोड़ाना टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जैसे कानून लागू करने पड़े, जो आज भी आदिवासी जमीन को कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं। ये अधिकार भीख में नहीं, लड़कर जीते गए थे। 1947 में देश आजाद हुआ। लगा कि अब ठीक हो जाएगा। संविधान में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए। 5वीं और 6ठी अनुसूची जो उन्हें अपने क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती है। प्रधानमंत्री नेहरू ने आदिवासियों के लिए पंचशील का सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया कि उनका विकास उनकी स्वतंत्रता के अनुसार होगा, उन पर कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। लेकिन कागज पे जो लिखा था उसका उल्टा ही हुआ। राष्ट्र निर्माण के नाम पर आदिवासियों के इलाकों में बड़े बड़े बांध, खदानें और फैक्ट्रियां लगाई गई। इन प्रोजेक्ट्स ने आदिवासियों को उनकी ही जमीन से उजाड़ दिया, बिना किसी मुआवजे या पुनर्वास के। इसे कहते हैं इंटरनल कोलोनाइजेशन, यानी देश की सरकार ही अपने नागरिकों के साथ उपनिवेश जैसा व्यवहार करने लगे। सरकारों ने पैसा एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट जैसे क्रांतिकारी कानून तो बनाए, जो ग्राम सभा को जमीन और जंगल पर अधिकार देते हैं, लेकिन अफसरशाही और कॉर्पोरेट के दबाव में इन कानूनों को पूरी तरीके से लागू नहीं होने दिया। ग्राम सभा को केवल कागज पर शक्ति दी गई, लेकिन असलियत में कंट्रोल हमेशा सरकार के पास ही रहा है। आज भारत देश से आजाद हुए पूरे 78 साल हो गए, लेकिन आदिवासियों की हकीकत क्या है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। स्वास्थ्य में 65% आदिवासी महिलाएं खून की कमी एनीमिया से पीड़ित है। शिक्षा में 73% आदिवासी बच्चे 10वीं क्लास में पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ देते हैं। आज भी देश के सबसे गरीब और कुपोषित लोगों में आदिवासी ही आते हैं। उनकी सैकड़ों भाषाएं और बोलियां मर रही है। उनकी अनोखी कला, संगीत और परंपराएं खत्म हो रही है। लेकिन उनकी लड़ाई आज भी वही है, जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई। तो दोस्तों, आदिवासी की कहानी सिर्फ शोषण की कहानी नहीं है, ये अदम्य साहस और जिजीविषा की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जो देश के पहले मालिक थे, लेकिन आज अपने ही घर में अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उनका इतिहास हमें आईना दिखाता है, ये सवाल पूछता है कि हम कैसा देश बना रहे हैं। क्या विकास का मतलब सिर्फ सड़कें, बांध और फैक्ट्रियां ही बनाना है, या इसमें इंसान भी शामिल है? आदिवासियों की लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी लड़ाई नहीं है, ये प्रकृति को बचाने की लड़ाई है। ये भारत की विविधता और उसकी आत्मा को बचाने की लड़ाई है। अब फैसला हमें और आपको करना है कि हम इस लड़ाई में कहां खड़े हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आदिवासियों की अनकही कहानी हर भारतीय तक पहुंचे। धन्यवाद।